दोस्तों, आज चर्चा का विषय है चैप्टर 11 जो कि आपकी क्लास 6 की एसएसटी की बुक का अध्याय है। हमने अभी तक पिछले वीडियो में चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर रखा है। आज हम आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 पाठ 11 के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमेशा की भांति आपके चैप्टर में एक महत्वपूर्ण कोट दिया गया है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि असली भारत गांव में बसता है, यानी कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की। जैसा कि पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि शासन में न शक्तियों का पृथक्करण क्या है, केंद्रीय स्तर पर सरकार का संचालन कौन करता है, राज्य के स्तर पर कौन करता है और स्थानीय स्तर पर कौन करता है। फिर नगरों के लिए अलग और शहरों के गांवों के लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था होती है। यहाँ पर भी आपके चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। पूछा गया पंचायती राज संस्थाएं क्या हैं, उनके क्या कार्य हैं, शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण हैं। ये महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम बात करेंगे इन सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर के माध्यम से ढूंढेंगे। तो जैसा कि आपकी बुक में लिखा है, आइए अब देखें कि सरकार स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करती है। इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकार से है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय लेवल पर स्थानीय मुद्दों को, समस्याओं को किस प्रकार से प्रबंधित किया जाता है, वहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और इसके अगले अध्याय में हम नगरीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। अगर भारत की बात करें तो भारत आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में लगभग 6000 गांव, 8000 कस्बे और 4000 से अधिक नगर हैं। अब हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, यानी कि 3 में से 2 आदमी ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 आदमी शहरी क्षेत्र में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। ये चित्र आप देख रहे होंगे, ये किसी ग्रामीण क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। हरा भरा मनोरम दृश्य है, प्राकृतिक छटा दिख रही है, पहाड़ पर्वत दिख रहे हैं, गांव के घर दिख रहे हैं। ज़रा आप बताइए आपका गांव कैसा दिखता है, आपके गांव में क्या क्या है, आपका गांव किस भौगोलिक संरचना में पाया जाता है, यानी कि पठारी क्षेत्र में है, पर्वतीय क्षेत्र में है, मैदानी इलाके में है, किसी नदी के किनारे है, या रेगिस्तानी क्षेत्र में या समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम चित्र में और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं जो हो सकता है चर रहे हों, है ना, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहा है, बर्फ़ से ढके पर्वत चोटियाँ दिख रही हैं, अच्छे अच्छे मकान दिख रहे हैं, है ना, कितना प्यारा चित्र है। तो आइए हम बात करते हैं। आइए हम हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा करते हैं। यह गांव 200 घरों की जनसंख्या 200 घरों वाला है, जिसकी जनसंख्या 700 है, जिसमें अधिकांश लोग किसान हैं जो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं। और क्या करते हैं, खेती के साथ साथ जानवर भी पालते हैं, जैसे कि गाय और बकरी। कुछ के संबंधी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कुछ लोगों के घर वाले सेना में काम करते हैं, सेना में सेवा देते हैं, और कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर चले गए हैं, जैसे कि बड़े महानगरों में, दिल्ली मुंबई वगैरह में रोजगार की तलाश में वो वहाँ पे चले गए हैं। इस गांव की आवश्यकताएं क्या हैं, संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क का रख रखाव और गाँव के प्राथमिक विद्यालय का रख रखाव। यानी कि मुख्य भूमिका की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या क्या ज़रूरतें हैं कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, भारी वर्षा से जो रास्ते ख़राब हो जाते हैं उनके मेंटेनेंस, और गांव का विद्यालय किस तरीके से संचालित किया जाए, इस सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे, किस प्रकार से वो फैसले लेंगे, है ना, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहाँ से जुटाएंगे। यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है अथवा कृषि उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा। गांव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गांव के लोग राज्य या देश की राजधानी जाएंगे? शायद नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटे स्तर की समस्याएं हैं जिनका निस्तारण स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इसलिए उन समस्याओं को, उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकाय का गठन किया जाता है, जिसको पंचायती राज कहते हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्थानीय निकाय इनको कहा जाता है।
अब आगे बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है, जिसे ग्रामीण परिषद कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, ग्राम सभा या ग्रामीण परिषद कहते हैं। ग्रामीण परिषद को या ग्राम सभा को आपके गांव में किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यानी पंचायत का क्या काम है, पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है, यानी शासन को थोड़ा सा और सुलभ बनाती है। और क्या करती है, इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, उसे स्वशासन का एक रूप मानते हैं। स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जनसाधारण तक पहुंचाने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पे एक चित्र आप देखें, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि पीछे आपने देखा था कि देश के संचालन में शक्तियों के पृथक्करण के हिसाब से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ग्रामीण शासन को भी जिला स्तर से लेकर के ग्राम स्तर तक 3 भागों में बांटा गया है, जिनको विविध नाम से जानते हैं। जिला स्तर पर इसे जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं, जो कि जिले के स्तर के पूरे मामलों को देखता है और वो प्रमुख होता है। खंड स्तर पर यानी ब्लॉक के लेवल पर खंड पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद उसको कहते हैं। ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद कहलाती है, जो कि आपके गांव के लोगों के, है ना, वयस्क लोगों से जिनको मताधिकार मिला हुआ है, उनसे मिलकर के बनती है तथा इसका मुखिया ग्राम प्रधान या सरपंच कहलाता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निम्न से उच्च स्तर तक कार्य करती है। यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है ना। क्या कहते हैं इसको, त्रिस्तरीय प्रणाली कहते हैं। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों, उनका रखरखाव, संसाधनों का प्रबंधन, निर्वहन, सामाजिक कल्याण जैसे काम को सुनिश्चित करती हैं। अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो पृष्ठ 164 पे आप देखेंगे कि निम्न स्तर से आरंभ करें। ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ऊपर हमने जो अभी चर्चा करी थी, ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट है, के सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित आसपास के गांव के वयस्कों का समूह होता है। यानी कि जिनको वोट देने का मताधिकार मिला है, जिनको वोट देने का राइट मिला हुआ है, जो वयस्क यानी कि 18 साल से ऊपर हैं, ऐसे लोगों से मिलकर के ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा में स्त्री एवं पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़ी सभी समस्याओं का विचार विमर्श करते हैं, निर्णय लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष, जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है, का चयन करती है, जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। गत वर्षों से अधिक महिलाएं सरपंच बनी, यानी कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर दुरुस्त हुआ है, जागरूकता बढ़ी है और लोगों के पास तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, वैसे वैसे महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है। इस चित्र में आपको देखें तो यहाँ पर इस चित्र में एक पंचायत का प्रारूप दिखाया गया है, जिसमें लोग शायद अपने ग्रामीण मुद्दों को चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक कहानी दी गई, घटनाक्रम दिया गया है एक आदर्श सरपंच का। क्या है, 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के किन्नर दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए। कांबले का आदर्श वाक्य है, लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी कि गांव की सेवा जनता की सेवा है। कांबले ने सरपंच बनने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को हराया। अब इसके बाद मध्य प्रदेश के खांडवी गांव में भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गांव की पहली महिला सरपंच बनी। पितृसत्तात्मक मान्यता क्या है, तो पितृसत्तात्मक का मतलब जहाँ पे पुरुष प्रधान व्यवस्था हो, यानी कि पुरुषों के, यानी कि पिता को जो है वो सत्ता मिली हुई है, पिता को घर का मुखिया माना जाता हो। ऐसी समाज में उन्होंने उसके खिलाफ जाकर के सरपंच का पद हासिल किया। उन्हें गांव की महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिससे उन्हें दूर दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली। वंदना की यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण भारत को बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक गाँव हिवरे बाजार की घटनाक्रम यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। बार बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था यह क्षेत्र।
पोपटराव बागूजी पवार के सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा समृद्ध गांव बन गया। पोपटराव पवार को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, यानी कि उनके इस प्रयास से उनको पद्मश्री सम्मानित किया गया, जो कि देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक माना जाता है। ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है, यानी कि ग्राम पंचायत को सहायता देने के लिए एक पदाधिकारी होता है जिसको पंचायत सचिव कहते हैं, जिसका काम क्या है, बैठकों का आयोजन करना, अभिलेखों का रखरखाव करना और प्रशासनिक कार्य करना। अधिकांश ग्राम पंचायतों के एक प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, यानी कि अधिकांश ग्राम पंचायतों के एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनको पटवारी कहते हैं। पटवारी गांव के भू अभिलेखों का रखरखाव करता है और कई जगह तो उसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं। पटवारी का काम क्या है, भू अभिलेखों का रखरखाव करना, जो कि पुरातन मानचित्र वगैरह का भी संयोजन और संरक्षण करते हैं। तो पटवारी हो गए, सचिव हो गए, ग्राम प्रधान हो गए, ये सब मिल करके ग्रामीण शासन को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग देते हैं। पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है। बाल हितैषी पंचायत की पहल क्या है, पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है, जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कदम उठाए गए हैं, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसका एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने का कार्य किया है। बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावकों और अन्य वयस्कों को समझाते हैं कि उनके बच्चों को पुनः विद्यालय भेजें और बालिकाओं को पढ़ाएं और पढ़ने की आयु में उनका विवाह ना करें। बहुत सी ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पहल करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां सिक्किम एक प्रमुख उदाहरण है। पश्चिमी सिक्किम में सांगथू राधु खांड ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों के परिसर की दीवारें बनवाई है, यानी सुरक्षा के लिए विद्यालय में बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया गया। उन्होंने विद्यालयों में रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील जो है उपलब्ध कराया जा सके। क्या आप हमें बता सकते हैं मिड डे मील स्कीम कब लागू की गई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको पता है तो। उनके इन प्रयासों के कारण सांगथू राधु खांडू गांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया। आइए एक और उदाहरण राजस्थान का देखते हैं। कुछ दशक पूर्व बंकर राय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि विद्यालय और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में जानते सीखते हैं। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र उनकी इसके प्रचार प्रसार से सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंडल का गठन करते हैं जो विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण, सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। ये पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की पैरोकारी कर सकते हैं। समाज के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वच्छता और सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। बाल संसद के इन कार्यों के कारण उन्हें वर्ष 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कौन सा पुरस्कार था? वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड। ये चित्र आप देखो, शायद इसमें से कोई आपका दोस्त भी बैठा हो। क्या आप पहचान रहे हो क्या?
बाल संसद किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, आपको अपने क्षेत्र में बाल संसद का आयोजन करना हो तो आप क्या कदम उठाएंगे, किस प्रकार से सहयोग करेंगे, उसकी एक रूपरेखा बनाइए और अपने स्थानीय निकाय में अपने ग्राम प्रधान को, अपने प्रमुख को बाल पंचायतों का आयोजन करने के लिए प्रेरित करिए, अपने दोस्तों के साथ उसमें भागीदारी करिए ताकि आप अपनी समस्याओं का वहाँ पर उल्लेख कर सकें और उनका समाधान निकलवा सकें। अब हम बात करेंगे बच्चा लोग पंचायत समिति और जिला परिषद की। इसी प्रकार की संस्थाएं खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती हैं जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती हैं, यानी ग्राम स्तर से ऊपर की जो समितियां होती हैं उनको खंड स्तर और जिला स्तर पर होती हैं। उन्हें हम उनके नाम पृष्ठ 164 पर चित्र के पिरामिडीय आरेख में दिए गए हैं। खंड स्तर पर पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है, यानी कि यह जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पे बीच में ब्रिज का काम करती है। इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गाँव के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, यानी कि ये सब भी लोग यहाँ पर सदस्य होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य यानी कि अलग अलग राज्य में भिन्न भिन्न होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है। यानी कि उनका गठन करने का तरीका भिन्न तो हो सकता है, परंतु उनका जो उद्देश्य है समान है। सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजना एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती हैं। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12मासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती हैं। सभी तीनों स्तर पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उनकी समस्याएं सुनी जा सकें। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया ताकि महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आइए पता लगाइए कि आप केंद्र स्तर और पंचायत स्तर पर शासन प्रणाली के बीच क्या भिन्नताएं और समानताएं पाते हैं। यदि आपको पंचायत के कुछ सदस्य से मिलने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे। छोटे समूहों में चर्चा कीजिए, एक प्रश्नावली बनाइए और कुछ पंचायत सदस्यों से भेंट कीजिए, उन्हें अपने विद्यालय में आमंत्रित कीजिए, अपनी प्रश्नावली में से उनसे प्रश्न पूछिए और उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधताएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्य का अधिकार है, किंतु उनके लक्ष्य समान हैं। लक्ष्य कैसे हैं? लक्ष्य उनके एक समान हैं। यह ग्रामवासियों को अपने गांवों और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य, जिन्हें बाद में चाणक्य के नाम से भी जाना गया, ने लिखा था। इस ग्रंथ में अनेक विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, शासक के कर्तव्य क्या हैं, युद्ध किस प्रकार किए जाएं, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। शासन कला के विशेषज्ञ कौटिल्य ने यह भी समझाया है कि किस प्रकार गाँव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक एक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। राजा प्रत्येक 10 गाँव का एक संग्रहण यानी कि उप जिला मुख्यालय और प्रत्येक 100 गांव पर करवाटिका यानी कि जिला मुख्यालय और प्रत्येक 400 गांव पर द्रोणमुख और प्रत्येक 800 गांव पर स्थानीय यानी कि प्रांतीय मुख्यालय की स्थापना करेगी। यानी कि जो व्यवस्था हम आज देख रहे हैं इसके बारे में कौटिल्य जी ने सैकड़ों साल पहले ही हमें मार्गदर्शन कर दिया था। आधुनिक भाषा में हम चाक प्रवर्गों को क्या नाम देंगे? क्या है आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इसी प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था जिस पे आज हम अमल कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो ये रहा आपका ये चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करिए, उसको हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया गया है। तो चलो बच्चा बताओ 3 स्तरीय व्यवस्था क्या है। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों द्वारा कार्य किया जाता है। यानी कि
प्रत्यक्ष भागीदारी उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों के द्वारा काम किया जाता है। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन का अधिकार देती हैं ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सकें और विकासात्मक कार्यों में सहयोग कर सकें। तो ये तो रहा आपका यह चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।